Hello everyone, welcome to our channel and today we are diving into the fascinating world of transformers. So it is one of the most essential devices in modern electrical system that we are using right now. And now we will explore how they work, their types and where you used, where you encounter them in your real life. Okay, so आज हम इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। ट्रांसफार्मर के ऊपर चूंकि ये जो हमारा सीरीज है ये एक बेसिक हाईलाइट के ऊपर है, जो जो भी टॉपिक्स है हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। तो अभी हम इन सभी टॉपिक्स में डीप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये चीज़ें केवल हाईलाइट के लिए, केवल एक की पॉइंट्स के लिए, कि हमें इसके की पॉइंट्स की फैक्ट या कोर के बारे में पता चल पाए, इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो ये सीरीज उसके लिए है। बट इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद जो हमारी अदर सीरीज आएगी वो एक डीप डाइव थ्योरी के रूप में होगी, जिसमें फार्मूले का डेरिवेशन भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। बट फॉर नाउ ओनली दिस थिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। सो व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, हाउ डज इट वर्क। नाउ लेट्स डाइव इन दिस थ्योरी एंड लेट्स अंडरस्टैंड। सो तो इसके बारे में हम समझने से पहले आपने अपने आसपास, अपने घर के आसपास जो पोल्स लगे होते हैं उनमें ट्रांसफार्मर्स एस्टेब्लिश किए रहते हैं। सो आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से होते हैं, तो उनके अपने स्ट्रक्चर देखी होगी। सो अब थोड़ा-सा सबसे पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसके एग्ज़ाम्पल और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे और उनका यूज़ भी देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जो कि 2 या 2 से जो अधिक सर्किट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, उनको सेंड करता है। ओके? सो अब ये जो करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ होता है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। इसको स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है? सो अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि ये एक मेन कोर होता है ये ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो सबसे पहले ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो करंट होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है? यानी कि इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो जो हमारा करंट होता है प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे केवल बेसिक चीज़ें देखते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। सो जो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट को इंड्यूस करता है सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में हमारा जो करंट अगर चेंज होता है उसकी वजह से जो हमारा क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट होता है। So the ratio of turns in the primary and secondary coils determines whether the voltage is step up or step down। तो जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो रेशियो होता है टर्निंग का, उससे डिटरमिन होता है कि हमारा वोल्टेज स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा। यानी कि अगर हमारे प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, अगर वो कम है सेकेंडरी कॉइल की तुलना में, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो वोल्टेज होगा वो स्टेप अप होगा। और अगर प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ऑफ जो कॉइल है उसमें ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है, इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज आएगा वो स्टेप अप स्टेप डाउन होगा। ओके? नाउ अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ ट्रांसफार्मर के बारे में, सो now you picture your charger. So inside there is a small transformer stepping down in the high voltage from your wall outlet to save voltage for charging your phone। जो आपका एक चार्जर होता है और जो बोर्ड होता है जहाँ से आपका सोर्स होता है वोल्टेज आने का, करंट आने का, ठीक है? सबसे पहले जो हमारा बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, उसमें हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है? बट जो हमारा चार्जर होता है उसको उतनी वोल्टेज की नीड नहीं रहती है। सो इसकी वजह से हमारे जो चार्जर होता है उसमें एक ट्रांसफार्मर रहता है, जो कि उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है और हमारे फ़ोन के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज को सप्लाई करता है, यानी कि करंट को सप्लाई करता है। ठीक है? नाउ अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स में, और इसके कुछ ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे। सो अब ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्यों है? क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो अलग-अलग चीज़ों के रेफ़रेंस में बनाया गया था, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए ट्रांसफार्मर अलग था, एक जैसे हमारा हाई टेंशन के लिए अलग ट्रांसफार्मर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है विद मैनी मेथड्स, ओके?
अलग-अलग का वर्क के अकॉर्डिंग जो है हमें ट्रांसफार्मर को डेवलप किया गया था। जैसे जो हमारा पहला ट्रांसफार्मर आता है वो आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हम इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो पावर स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए यूज़ होता है। अगर बेसिकली बात की जाए तो। सो जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, यानी कि बढ़ाता है। वो इन वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि हमारे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा, तब जाकर वो हमारा जो पावर होगा, वो ट्रांसमिशन होगा हमारे लोड के लिए, हमारे सबस्टेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, electricity generated at 11 kV in a power plant is stepped up to 220 kilo voltage. I mean 1000 voltage for transmission. So this reduces energy loss during transmission. यानी कि अगर जो हमारा पावर प्लांट होता है वहां पर जो हमारी वोल्टेज होता है वो 11 केवी पे जनरेट होती है, ठीक है। पर जो ट्रांसमिशन होता है वो 11 केवी पे नहीं होता, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी जर्नी को ये क्या कहते हैं तय करने के बाद जो तब जब तय करता है उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लॉसेस हैपन होते हैं, ठीक है? जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी जो है डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी उसके लिए क्या है इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि हमारा जो वोल्टेज होता है जो पावर प्लांट में जो जनरेट होता है वो तो 11 केवी का होता है, बट जो ट्रांसमिशन होता है उसको हाई हाई वोल्टेज लेवल पे करते हैं, उसको स्टेप अप करके करते हैं। इसलिए वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है ताकि जो भी लॉस हो, कितना भी लॉस हो, घटकर हमारे पास लोड के अकॉर्डिंग हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास वोल्टेज पहुँच पाए। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ठीक है? तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो वोल्टेज को रिड्यूस करता है यानी डिक्रीज़ करता है, ठीक है? फॉर सेफर यूजेस हमारे लिए। सो इट्स फाउंड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज़। तो हमारे घरों में जो भी वोल्टेज वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को रिड्यूस करके हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारे घरों में, हमारे होम से जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज को ये मैनेज करके प्रोवाइड कराता है। So for example, the transformer outside your house steps down the voltage from 11 kV to 230 voltage, making safe for home appliances. क्योंकि जो हमारे घरों में वस्तुएं रहती हैं, जो भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको वो जो चीज़ें होती हैं वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग लोड लेती हैं, वो वोल्टेज पे डिपेंड रहते हैं। वो अब आप जो है 11 केवी या 230 आई मीन 66 केवी या 3.3 केवी के अकॉर्डिंग उनका लोड नहीं होता। वो आई मीन ऐसा होता है कि उसका 200 टू 400 के वोल्टेज के बिटवीन होता है उसका लोड। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप डाउन करता है हमारा ट्रांसफार्मर। अब आगे जो आता है वो आता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। सो जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, वो बेसिकली अगर बात की जाए तो हम मेडिकल लैब में ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। सो एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन सर्किट्स, इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस। सो जो हमारा आइसोलेशन, जैसे ये वर्ड आइसोलेशन, इसका मीनिंग होगा सेपरेट करना। सो जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ये अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले बात समझाऊँ तो ये जो इसका जो यूज़ होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, सेंसिटिव टूल्स होते हैं, है ना? तो उसके लिए एक मिनिमम वोल्टेज एंड करंट की नीड होती है। हाई करंट या वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए जो है पावर सर्ज से हमारे मेडिकल डिवाइसेज़ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइसेज़ होते हैं, उनको पावर सर्जेस यानी डैमेज से बचाने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में या इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है, ये एस्टेब्लिश हुए रहते हैं, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। सो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, वो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारा लैब टेक्नीशियन होता है, ठीक है? तो वोल्टेज को जो वहाँ पे एडजस्ट करना होता है, तो वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ रहता है। जैसे अगर इसके बारे में बात करें और तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें सो ऑटो ट्रांसफार्मर यूजेस अ सिंगल वाइंडिंग फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट, ठीक? तो इसमें जो है सिंगल वाइंडिंग का यूज़ हुआ रहता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है? उसमें डबल नहीं होता, बाकी अदर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें डबल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, वो हमारे जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र होते हैं, जैसे कि हमारे जो घरों में स्टेबलाइज़र होते हैं, वो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? सो वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको मतलब वो ट्रांसफार्मर ही होता है जो स्टेबलाइज़र होता है, वो क्या करता है,
हमारे टीवी और रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंग वोल्टेज को स्टेबलाइज़ करता है, ठीक है? हमारे वोल्टेज को सॉरी हमारे टीवी को जितनी वोल्टेज की नीड है, हमारे रेफ्रिजरेटर को जितनी वोल्टेज की नीड है, एसी होता है उसको जितनी वोल्टेज की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेबलाइज़र होता है वो वोल्टेज को मैनेज करता है, ठीक है? सो अब आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, वो एक तरीके से समझ लीजिए कि अ टेक्नीशियन मॉनिटरिंग लार्ज मशीन्स विद मीटर्स। अगर और इसके बारे में अगर अच्छे से बात करें, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, सो दैट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ओके, दैट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन इन हाई वोल्टेज circuits. So instrument transformers are used for measurement and protection in high voltage circuits. So ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है और हमारे सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, जो कि हाई वोल्टेज से। और अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारा जैसे करंट ट्रांसफार्मर होता है। सो करंट ट्रांसफार्मर्स step down high current, so they can be safely measured by meters, ओके। तो इसका मेजरमेंट में यूज होता है, जैसे अगर हम किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर रहता है, जो कि एक मेजरमेंट या फिर रिसर्च के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे रहता है, जो कि अगर कोई कॉलेजेस में तो ज़रूरी होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी लैब है, प्रैक्टिकल लैब है, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। क्योंकि जो भी हमारे पास सोर्स लोड होता है, वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट होता है, बट जो नीड होती है हमारे लिए, हमारे प्रैक्टिकल के लिए, वो शॉर्ट में रहती है, स्मॉल में रहती है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ओके। जो हमारे पोल होते हैं, तो आप आपने पोल देखे होंगे अपने घरों के आसपास, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज़ हुआ रहता है, ठीक है? सो distribution transformers step down voltage for local use like powering homes, offices and street lights. So जो भी हमारे घरों में हमारे घरों में जो भी पावरिंग होती है, ठीक है? जो भी स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल distribution transformers are the transformers usually mounted on poles or in the substations, ठीक है? तो इनका यूज़ जो है हम अपने घरों के आस-पास देखते हैं और सब स्टेशन में भी इनका यूज़ हुआ रहता है, ठीक है? और अब हम जो है पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। सो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, वो पावर ट्रांसफार्मर्स हैंडल हाई वोल्टेजेस एंड आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, ठीक है? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, वो हाई वोल्टेजेस के लिए यूज़ हुआ रहता है। यानी कि जो हमारा नेटवर्क होता है उसके ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पावर ट्रांसफार्मर्स आर एसेंशियल इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है? तो जो भी हमारे सब स्टेशंस होते हैं या फिर पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज में जो है एनर्जी जनरेट हुई रहती है और ट्रांसमिट भी करना होता है हाई वोल्टेज में। वहाँ पर हम स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर या फिर अदर जो भी ट्रांसफार्मर उनका यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हीट भी बहुत हाई अमाउंट में होती है, तो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना केवल ट्रांसफार्मर ही कर सकता है, अदर ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता। अब आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर यूनिट की, ठीक है? सो अब इसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे ये ट्रांसफार्मर। सो जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, इसका यूज़ बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में होता है। आई मीन वेयर एसी इज़ कन्वर्टेड टू डीसी, ओके? जहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पे इसका यूज़ हुआ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अम फाउंड इन एविएशन टू पावर प्लेन्स व्हाइल ऑन द ग्राउंड, ओके। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, जब वो ग्राउंड पे रहते हैं, उनको जो पावरिंग की जाती है, उनको जो पावर दिया जाता है, इस ट्रांसफार्मर के थ्रू इनको पावर दिया जाता है। क्योंकि जानते हैं कि जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ यूज़ हुए रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के लिए जो भी वायर्स रहते हैं, वो भी उनकी भी जो हीटनेस की कैपेसिटी होती है, वो भी मिनिमम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज और करंट की नीड होती है, सो दैट दे दे कुड हैंडल दैट, ओके। नहीं तो अगर हम हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट अमाउंट में अगर हम इन सब चीज़ों को ट्रांसफर करें, तो वो वायर जो है मेल्ट हो सकता है। इसलिए जो है इनके लिए एक पैरामीटर्स है, एक मेज़रमेंट है,
जिनके जिनके थ्रू या जिनके बेस पर इन सब चीज़ों को ट्रांसमिट किया जाता है। अब जो है हम इनके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हमारे ट्रांसफ़ॉर्मर्स हैं, हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सो ट्रांसफ़ॉर्मर्स आर एवरीवेयर, हम ट्रांसफ़ॉर्मर को सभी जगह देखते हैं, हमारे पावर स्टेशन, सब स्टेशन, हमारे घरों के आस-पास, ओके? स्ट्रीट लाइट्स में देखते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ओके? सो हम अगर देखें तो हमारा जो ट्रांसफ़ॉर्मर होता है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि हम जो देखते हैं कि पावर लाइन्स फीडिंग इलेक्ट्रिसिटी इंटू होम्स एंड इंडस्ट्रीज, जो भी हमारे ये लाइन्स होते हैं, जो भी पावर लाइन्स यानी जो हमारे वायर केबल्स आते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, ओके, वो हमारे घरों में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं। सो ट्रांसफार्मर्स मेक लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पॉसिबल बाय स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन, ओके, स्टेपिंग डाउन वोल्टेजेस एफिशिएंटली। सो इस तरीके से जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो, आप ऐसे इमेजिन करिए कि हमसे बहुत दूर, बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है? अब वहाँ से पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है हमारे लोकल एरिया तक, हमारे सब स्टेशन तक, जो कि हमारे सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है? अब वहाँ से जो है हमारे एरिया में आता है, वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर है, अब उससे हमारे घरों में या इंडस्ट्री में जा रहा है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे स्मार्टफ़ोन चार्जर हुआ, हमारे लैपटॉप्स हुए, ठीक है? सो फ्रॉम फ़ोन चार्जर्स टू लैपटॉप एडाप्टर्स, ट्रांसफार्मर्स इंश्योर डिवाइसेस रिसीव द करेक्ट वोल्टेज। तो हमारा ट्रांसफार्मर तो डिटरमाइन करता ही है कि कितनी वोल्टेज की नीड है, कितनी करंट की नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को या करंट को ट्रांसफ़र करता है। सो अब इसका यूज़ तो जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ होता है। क्योंकि चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे हैवी मशीनरी का ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे हैवी मशीनरी इन ऑपरेशंस में होते हैं, वर्किंग लोड में होते हैं। सो उसके लिए जो है हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट की नीड होती है। सो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो दैट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू सप्लाई हाई वोल्टेज पावर फॉर मशीन्स एंड इक्विपमेंट, ओके। नाउ अभी हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में भी ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा, आई मीन होता ही है, ज़ाहिर-सी बात है। सो इसके लिए हम एक सोलर पावर प्लांट या फिर वाइंड टरबाइन्स के बारे में विजुअलाइज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर इसके बारे में बात की जाए तो ट्रांसफार्मर्स आर क्रूशियल इन सोलर एंड विंड एनर्जी सिस्टम्स फॉर ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। क्योंकि जो भी हमारे विंड टरबाइन होंगे या फिर सोलर पैनल होंगे, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो जो है एक स्टोर उस एनर्जी को स्टोर भी किया जाएगा। उसके बाद उसको सप्लाई किया जाएगा, बट सप्लाई किया जाएगा दैट इज़ ओके, बट हमको अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने लोड के अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज या करंट चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हमारा ट्रांसफार्मर ही ये डिटरमाइन कर सकता है कि हमें कितनी वोल्टेज या फिर कितनी करंट की नीड है। उसके लिए हम ट्रांसफार्मर यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अब इसका जो यूज़ वो रेलवे में भी होता है, क्योंकि आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, वहाँ पे उसका यूज़ हो रहा था। सो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रनिंग ऑन ट्रैक्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रिलाई ऑन ट्रांसफार्मर्स टू सप्लाई द एप्रोप्रिएट वोल्टेज फॉर देयर ऑपरेशन। जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, उनके जो इंजन्स होते हैं, उनमें ट्रांसफार्मर का यूज़ हुआ रहता है, ठीक है? सो वो ट्रांसफार्मर फिर डिटरमाइन करता है कि उनको कितने वोल्टेज या फिर करंट की नीड है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वोल्टेज और एनर्जी, आई मीन करंट सप्लाई होती है, ओके। सो अब ये जो वीडियो था केवल इतना ही था, क्योंकि हमने इस वीडियो में ट्रांसफार्मर और उसके एप्लीकेशंस और उनके टाइप्स के बारे में एक बेसिक बातें समझी, एक बेसिक बातों का डिस्कशन किया और एक कोर नॉलेज को देखा हमने कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। सो फिर से अगर एक ब्रीफ में बताया तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, वो मेनली जो उसका प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वो कैसे जनरेट होता है? क्योंकि जब हम हमारे ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है? सो प्राइमरी कॉइल्स में जब करंट को ट्रांसमिट किया जाता है, तो फिर वो क्या होता है, उसमें करंट चेंज होता है। तो करंट चेंज की होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट क्या कहते हैं, डेवलप होता है। अब जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी, वो हमारा इंड्यूस करेगी सेकेंडरी कॉइल से, तो वहाँ पे भी ये करंट जनरेट होगा। सो जो हमारा ये
इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, ठीक है? दिस इज़ वेरी सेफ एंड एफिशिएंट एंड ये सारी इसकी बेसिक बातें थी हमारे ट्रांसफार्मर के बारे में। सो तो इसके बारे में जैसे ये टॉपिक तो छोटा है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है और जिन जिन भी हमने टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया अभी वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं। उनके बारे में डिस्कशन एक 1 घंटे 2 घंटे यहाँ की 4 घंटे तक वीडियो लेक्चर में होनी चाहिए फ़िलहाल तो। बट ये एक रिवीजन के तौर पर या फिर एक फ्रेशर के तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के तौर पे ये वीडियो था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपके लिए यूज़फुल, अगर आपको फ़ील हुआ कि आपके लिए यूज़फुल था, सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो अभी सीरीज़ का एंड नहीं हुआ है, जो भी हमारी सीरीज़ अभी चल रहा है। सीरीज़ में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अभी आने वाले हैं। सो प्लीज़ subscribe this channel and turn on your notification so that if I upload any new video so you can get easily.